Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है वो रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो मैकेनिज्म है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिंदु स्राव के बारे में, गटेशन के बारे में, ठीक है। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव, गटेशन। देखिए बिंदु स्राव क्या होता है कि हम देखते हैं पादपों के अंदर अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, पादपों की जो पत्तियां होती है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे पादपों की पत्तियों पर सूक्ष्म बूंदों के रूप में, ठीक है, जल उपस्थित रहता है। यानी जल सूक्ष्म बूंदों के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। वो प्रक्रिया बिंदु स्राव ही है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो पत्तियों के किनारों पर, ठीक है, पत्तियों के किनारों पर या पत्तियों की सतह पर, ठीक है, जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्राव कहलाता है, ठीक है ना। यानी पत्तियों के किनारों से या पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह या किनारों से जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलना या उत्सर्जित होना, ठीक है। सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित होना बिंदु स्राव कहलाता है, ठीक है ना। पत्तियों के अंदर हम देखते हैं पादपों में कि जैसे ये पर्ण है, ठीक है, ये पर्ण की सिराएं है, ये मध्य सिरा है और ये सिरा है, ठीक है ना। ये पत्तियों के किनारे हैं, या इनको मार्जिन भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये पत्ती का शीर्ष भाग है, ये सिराएं है, मार्जिन भी कहते हैं इनको पंख, ठीक है। अब पत्तियों के जो सिराओं के जो ये शीर्ष भाग है ना, अंतिम, ठीक है, यहां पत्तियों के किनारों पर, यहां पर जल की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित रहती है, ठीक है ना। यहां से जल सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें, ठीक है ना, सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने की जो ये प्रक्रिया है कि पत्तियों की सतह या किनारों से जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को बिंदु स्राव या गटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब गटेशन होता किनके द्वारा? गटेशन पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। पत्तियों की जो सिराएं होती है, पत्तियों की सिराओं के अंतिम भाग पे, पत्तियों के सिराओं के अंतिम भाग पे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। पत्तियों की सिराओं के अंतिम भाग पर उपस्थित इन छिद्रों को जलरंध्र कहते हैं, जलरंध्र, ठीक है। जलरंध्र या हाइडेथोड, ठीक है। तो बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया है वो जलरंध्रों के द्वारा संपन्न होती है बच्चों, ठीक है ना। पत्तियों के किनारों से जल जो सूक्ष्म बूंदों के रूप में निकलता है ना, वो जलरंध्रों के द्वारा निकलता है, ठीक है ना, हाइडेथोड के द्वारा निकलता है, जलरंध्र या हाइडेथोड के द्वारा। और प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष भाग पर, प्रत्येक जलरंध्र के शीर्ष भाग पर एक सूक्ष्म छिद्र होता है, ठीक है ना, जिसको जल छिद्र या वाटर पोर कहते हैं, जल छिद्र या वाटर पोर कहते हैं, जल छिद्र, वाटर पोर, ठीक है। तो जल इसमें बिंदु स्राव में नंबर 1 मेन बात कौन सी होगी? इंपोर्टेंट बात, पहली फर्स्ट बात देखिए, नंबर 1 क्या है कि बिंदु स्राव जलरंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। अब जलरंध्रों के ऊपर भी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिनको जल छिद्र या वाटर पोर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 बात कि
बिंदु स्राव पादपों के एक क्षतिग्रस्त भागों से होगा, एक क्षतिग्रस्त भागों से, अधिकांशतः पतियों से। ठीक है, पादपों के जो एक क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, एक क्षतिग्रस्त भागों से बिंदु स्राव होता है। ठीक है, एक क्षतिग्रस्त भाग, अधिकांशतः पत्तियां। ठीक है ना, बिंदु स्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 बात कि जलरंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। और ये जलरंध्र और रंध्र, देखिए रंध्रों के द्वारा तो वाष्पोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और जलरंध्रों के द्वारा गटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब रंध्र और जलरंध्र में डिफरेंस क्या है कि रंध्रों के बारे में हमने पढ़ा कि रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं, जबकि जलरंध्र है ना, ये हमेशा खुले रहते हैं, सदैव खुले रहते हैं, चाहे रात्रि का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो। ठीक है ना, तो जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, नंबर 4 बात कि बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया है वो अधिकांश से शाकीय पादपों में होता है, शाकीय पादपों में होती है बिंदु स्राव की प्रक्रिया। ठीक है ना, और इसके अलावा से पीपल है, बरगद है। ठीक है, शाकीय पादप जैसे घासीय कुल के पादप है। ठीक है ना, घास कुल के जो पादप होते हैं ना, घास कुल के पादपों के अंदर अधिकांशतः बिंदु स्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो घास कुल के पादप, घास कुल के पादप, इनमें बिंदु स्राव की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, या बोले तो शाकीय पादप। ठीक है, शाकीय पादपों में बिंदु स्राव की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 5 बात, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि बिंदु स्राव की जो प्रक्रिया है जलरंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब जलरंध्रों के द्वारा भी ऐसी कौन सी प्रोसेस प्रोसेसिंग होती है जिससे जलरंध्रों के द्वारा जल बाहर निकलता है, वो प्रोसीजर है मूल दाब की। ठीक है, यानी पत्तियों के अंदर जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, देखिए पत्तियों के अंदर जो जलरंध्र है ना, जलरंध्र की खास बात और है कि ये एपिडर्मल सेल के मॉडिफाइड संरचनाएं हैं। ये एपिडर्मल जो सेल्स है ना, पत्ती की जो एपिडर्मल सेल्स है उनकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है जलरंध्र। ठीक है ना, तो जलरंध्र के नीचे अपन देखें, देखिए ये एपिडर्मिस है। ठीक है, अब यहां पे जलरंध्र है। ठीक है, जलरंध्रों के नीचे मर्दूदकीय कोशिकाओं का बना हुआ समूह होता है। ठीक है, जलरंध्रों के नीचे मर्दूदकीय कोशिकाओं का बना हुआ समूह होता है। ठीक है ना, इन मर्दूदकीय कोशिकाओं को पेरेनकाइमल सेल्स का ग्रुप या मर्दूदकीय कोशिकाओं का समूह होता है। इन मर्दूदकीय कोशिकाओं के समूह को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है ना, एक जलरंध्र की स्ट्रक्चर अपन देखें कि भाई जलरंध्र एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जलरंध्रों के नीचे एक गुहा होती है। जलरंध्रों के नीचे क्या होती है? गुहा होती है। इसको जल गुहा या वाटर कैविटी क्या कहेंगे? इसको जल गुहा या वाटर कैविटी। जल गुहा के नीचे मर्दूदकीय कोशिकाओं का समूह होता है, उस समूह कहते हैं एपिथेलियम। ठीक है, और एपिथेलियम का जो कनेक्शन है, एपिथेलियम का जो संपर्क है ना, वो जाइलम की वाहिकाओं से होता है। जाइलम की वाहिकाओं से होता है। ठीक है, ये है जाइलम वाहिकाएं। एपिथेलियम ऊतक का जो संपर्क है वो जाइलम वाहिकाओं से होता है। सिराओं में जो जाइलम वाहिकाएं होती है, पत्ती के अंदर जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, उन जाइलम वाहिकाओं से एपिथेलियम ऊतक का संपर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिंदु स्राव कब होगा? देखिए, जब जल अवशोषण की प्रक्रिया अधिक होगी, जल अवशोषण अधिक होगा और वाष्पोषण की प्रक्रिया क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, रात्रि के समय में वाष्पोषण की प्रक्रिया कम होती है और जल अवशोषण यदि ज्यादा होगा और वाष्पोषण की प्रक्रिया कम होगी, उस समय मूल के अंदर, ठीक है, पादप के मूल में एक दाब उत्पन्न होगा। उस दाब को कहते हैं मूल दाब। क्या कहते हैं उसको? मूल दाब।
ठीक है। अब ये मूल दाब किधर लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। पादप के भूमिगत भाग से पादप के वायवीय भागों की तरफ मूल दाब काम करता है, ठीक है। अब पत्तियों के अंदर मूल के अंदर उत्पन्न हुआ ये जो मूल दाब है, ये मूल दाब इन पत्तियों की जाइलम वाहिकाओं में पूछता है, ठीक है, जिससे फिर पत्तियों की एपिथेल में पूछता है, ठीक है। इसके कारण जल जो है इस दाब के कारण ऊपर की तरफ खींचा आता है, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है। तो जाइलम वाहिकाओं से जल एपिथेल में पहुंचेगा, एपिथेल से जल गुहा में, और फिर ये किसमें पहुंच जाएगा, जल रंध्र में, और जल रंध्र से होकर के ये पत्ते के किनारे पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बिंदु स्राव का मेन कारण क्या है, बिंदु स्राव होने का मेन रीजन क्या हुआ, मूल दाब, क्या हुआ, मूल दाब। और मूल दाब उत्पन्न क्या होता है, मूल में उत्पन्न होता है, और कब होगा, जब वाष्पोजन कम और जल अवशोषण ज्यादा, ठीक है। मूल दाब जब जल अवशोषण अधिक, जल अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम, ठीक है। जल अवशोषण अधिक और वाष्पोत्सर्जन कम होगा, उस टाइम मूल में मूल दाब उत्पन्न होगा, और वो मूल दाब जल को, ठीक है, ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, ठीक है, जिससे जल जाइलम वाहिकाओं से होते हुए, ठीक है, पत्ती के एपिथेल में आएगा, ठीक है, और एपिथेल से जल गुहा में, और जल गुहा से किस में आ जाएगा, जल रंध्र में, और जल रंध्र से होकर के ये बाहर पत्तियों के किनारों पर बूंदों के रूप में निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे होता है बिंदु स्राव, ठीक है ना। नेक्स्ट बात बिंदु स्राव के लिए कि बिंदु स्राव में जो जल स्रावित होता है, ठीक है, बिंदु स्राव के दौरान पत्तियों के किनारों पर सूक्ष्म बूंदों के रूप में जो जल स्रावित होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, ठीक है ना। बिंदु स्राव से स्रावित होने वाला वाटर प्योर वाटर नहीं होता, उस वाटर में साल्ट्स, ठीक है ना, साल्ट, शुगर, एस्पार्टिक एसिड यानी कार्बनिक, अनेक कार्बनिक व अकार्बनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, सोल्यूबल होते हैं उसके अंदर। बिंदु स्राव से स्रावित होने वाले जल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, विलय होते हैं, ठीक है ना। इसलिए बिंदु स्राव से स्रावित होने वाला जो जल है वो क्या नहीं होता, प्योर नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी बिंदु स्राव से स्रावित होने वाले जल में, ठीक है, कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, ठीक है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ के रूप में शुगर, साल्ट, एस्पार्टिक एसिड इत्यादि कई पदार्थ इसके अंदर घुले रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु स्राव से स्रावित होने वाला जल शुद्ध जल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात कि बिंदु स्राव अधिकांशतः अर्ली मॉर्निंग के टाइम होता है, नाइट में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम, क्यों, उस टाइम वाष्पोजन की प्रक्रिया क्या होती है, पादपों में कम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और जल रंध्र से संपन्न होगा, ये हाइड्रोथोर से संपन्न होगा। जल रंध्र और रंध्र में क्या डिफरेंस होगा कि जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है ना, जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, जबकि रंध्र दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय बंद होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था बिंदु स्राव के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद करने में आपकी आसानी रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है रस स्राव। रस स्राव, तो देखिए रस स्राव के बारे में, रस स्राव क्या होता है, रस स्राव या ब्लीडिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, ब्लीडिंग, रस स्राव। देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु स्राव के अंदर अपन एक बात पढ़ी कि बिंदु स्राव पादप के क्षतिग्रस्त भागों से होता है, ठीक है, जबकि रस स्राव क्या है, जब जल व जल के साथ घुले हुए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ
पादप के किसी क्षतिग्रस्त भाग से बाहर निकलते हैं। पादप का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, चोटिल हो जाए, ठीक है, किसी चोटग्रस्त भाग से या पादप के किसी क्षतिग्रस्त भाग से जल व जल में घुले हुए पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रसस्राव या ब्लीडिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि जल व जल में घुले हुए जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जल व जल में घुले हुए, जल व जल में घुले हुए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जल व जल में घुले हुए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। ठीक है, इनका पादप के क्षतिग्रस्त भाग से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? रस स्राव। ठीक है, स्राव यानी स्रावित होना, बाहर निकलना। ठीक है, जल व जल में घुले हुए कार्बनिक व अकार्बनिक, ठीक है, पदार्थों का पादप के क्षतिग्रस्त भाग से बाहर निकलना रस स्राव कहलाता है। ठीक है, रस स्राव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आंख की बात करते हैं, आंख, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंख, ठीक है ना, आंख के अंदर हमने देखा है कि आंख के किसी भाग को अपन क्षतिग्रस्त कर दें, उसकी किसी पत्ती को तोड़ दें, ठीक है, किसी शाखा को तोड़ दें, आंख के पादप की किसी शाखा को या पत्ती को तोड़ने पर उसमें से एक व्हाइट कलर का, ठीक है, सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, जिसको लेटेक्स या दूध कहते हैं। तो आंख में जो लेटेक्स निकलता है ना, वो रस स्राव का एग्जाम्पल है, रस स्राव उसको कहते हैं, रस स्राव। ठीक है, क्योंकि लेटेक्स ऐसे रस, सेप, ठीक है ना, लेटेक्स में सब्सटेंस भी होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और वाटर भी होता है। ठीक है ना, तो आंख की कोई पत्ती या आंख की कोई शाखा को यदि अपन तोड़ दें तो उसके टूटे हुए भाग से एक रस स्राव होता है, एक रस बाहर निकलता है, उस रस को कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं उसको? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो रबर का वृक्ष होता है ना, रबर के वृक्ष को भी क्षतिग्रस्त, रबर के वृक्ष के जो भाग होते हैं उस भागों को भी क्षतिग्रस्त करके और उससे भी लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उससे भी क्या प्राप्त किया? लेटेक्स, और इनसे बनता है रबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो अफीम का पादप है, अफीम के पादप से भी लेटेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, इससे भी रस स्रावित होता है। ठीक है ना, इसके भी क्षतिग्रस्त भागों से रस स्रावित होता है। ठीक है ना, तो अधिकांश पादप ऐसे होते हैं जिनसे ऑटोमेटिक नहीं होता। ठीक है ना, रस का स्राव, सेप का सेक्रेशन, रस यानी सेप। ठीक है, सेप क्या है? जल व जल में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को क्या कहेंगे? सेप कहेंगे, रस कहेंगे। अब इस रस का क्षतिग्रस्त भाग से यदि स्राव हो रहा है, पादप के चोटग्रस्त भाग से यदि स्राव हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रस स्राव कहेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जिनमें सेप एक क्षतिग्रस्त भाग से कभी बाहर नहीं निकलता। पादपों की यानी सभी पादपों की विशेषता है कि एक क्षतिग्रस्त भाग से कभी भी सेप बाहर नहीं निकलता। ठीक है ना, तो रस स्राव किससे होगा? पादप के क्षतिग्रस्त भागों से होगा, यह बात ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट बात है, रस स्राव की परिभाषा कि जल व जल में घुले हुए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का पादप के क्षतिग्रस्त भाग से बाहर निकलना रस स्राव कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे आंख है, रबर है, अफीम है, तो इन पादपों से जो लेटेक्स प्राप्त होता है वो लेटेक्स रस स्राव का ही एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये थी अपने दो टॉपिक, बिंदु स्राव और रस स्राव के बारे में। तो बिंदु स्राव, तो अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया कि बिंदु स्राव तो पादप के एक क्षतिग्रस्त भाग से होता है, जबकि रस स्राव है ना वो पादप के क्षतिग्रस्त भाग से होता है। रस स्राव क्षतिग्रस्त भाग से होता है। बिंदु स्राव के लिए पादप के जो उपांग, पादप की जो पत्तियां हैं, उनके जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, उनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको जलरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
जलरंध्र कहते हैं। ठीक है ना। जलरंध्रों के द्वारा बिंदु स्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि रस स्राव के लिए कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं होती है। रस स्राव में क्या होता है कि पादप का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी जाइलम की जो वाहिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जो जाइलम वाहिकाओं से वो रस निकलता है। ठीक है, जाइलम वाहिकाओं से लैटेक्स स्रावित होता है और कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं रस स्राव के लिए नहीं होती है। ठीक है, जबकि बिंदु स्राव विशेष प्रकार की संरचनाएं जलरंध्रों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वाष्पोजन की प्रक्रिया भी विशेष प्रकार की संरचनाएं रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था बिंदु स्राव, गार्टेशन एंड ब्लडिंग के बारे में। तो आई होप, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।